जय हिंद दोस्तों, मैं ओपी सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ओपी सिंह एकेडमी में। कैसे हैं आप साहब? बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। तैयारी कैसी चल रही है? चलिए, आशा है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप तैयारी अच्छी करते रहिए, क्योंकि एग्जाम को निकालने के लिए हमें कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ती है, पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। बेटा, मैं एक बात आपको सबको बताना चाहता हूं कि मैं ओपी सिंह ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि कुछ बच्चे जो मुझे नहीं जानते तो वो शायद जीएस को मेरी हल्के में ले रहे होंगे, लेकिन जो मुझे जानते हैं वो बिल्कुल ही फुल कॉन्फिडेंस होंगे। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं जो जीएस आपको यूपी पुलिस को टारगेट करके चल रहा हूं उससे कुछ भी बाहर आने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे इतना तजुर्बा है, इतना अनुभव है, इतना एक्सपीरियंस है कि जो क्वेश्चन आपको आते हैं पुलिस परीक्षा में, चाहे वो यूपी पुलिस परीक्षा हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस परीक्षा हो, सॉलिड 100% क्वेश्चन आपको आते हैं। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस लगभग 15 सालों का है, जब से आपकी पुलिस भर्ती यहाँ पर हो रही है। लगभग 2008 से जितनी भी पुलिस परीक्षाएं होती, मैंने उन बच्चों को पढ़ाया है और लगातार सिलेक्शन दिए हैं। उस बात को अपने माइंड से निकाल दो कि मैं यूट्यूब पर बहुत बाद में आया। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पर बाद में आने का मेरा एक ही रीजन था कि मेरे को स्टूडियो बनाने के लिए पैसे नहीं थे, और स्टूडियो बनाने के लिए पैसे की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो जो भी अभी यूट्यूबर आए हैं, चाहे वो अपने आप में कितना भी बड़ा क्यों ना पढ़ा रहा हो, मैं बड़े से बड़े यूट्यूबर को जीएस के लिए चैलेंज कर सकता हूं। मैं इतना जीएस के लिए चैलेंज कर सकता हूं कि उससे अच्छी जीएस आपको पढ़ा दूंगा। आप उसकी वीडियो देख लो और आप मेरी वीडियो देख लो, कम वीडियो में ही आपको यूपी पुलिस में जो भी 35, 36 आपके 38 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से मैं आपको 100% क्वेश्चन दे दूंगा। चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, चाहे आपको जीके जीएस का हो, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में आपको जीएस में कोई फेल करने वाला नहीं है। और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों तक शेयर करिए ताकि वो कम समय में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का अच्छा रिजल्ट दे सके। चाहे वो कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो, मैं चैलेंज करता हूं उसको जीएस के मैटर में। जितनी भी वीडियो बना के भेजता हूं जीएस की, आप उसको पढ़िए, उससे अच्छा मैं दे दूंगा, कम समय में उससे अच्छे क्वेश्चंस मैं दे दूंगा। और छोटी वीडियो बनाता हूं और ना उससे ज्यादा क्वेश्चन आए तो मुझे बता देना कि हमने ओपी सर का जीएस पढ़ा था, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में कुछ नहीं। करंट के 7-8 क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेटली आपको एक आध क्वेश्चन की गारंटी नहीं लेता नहीं कि आपको 7-8 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में करंट के लिए भी मिलेंगे। जितना करा रहा हूं टारगेट बनाकर उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए, और उसकी मदद से आप कोई भी एग्जाम दे दीजिए, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, चाहे आरपीएफ का हो, जीएस आपको कंप्लीट मिलेगी। मेरी जितनी वीडियो आ रही हैं उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित, आप उसको पढ़िए। और जो बच्चे आरपीएफ का एग्जाम देने वाले हैं या कोई दिल्ली पुलिस का भी दें तो भी आप दे दिए, लेकिन मेन टारगेट मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा को किया है। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि देश में नई सरकार बन चुकी है। सरकार भले ही चले पुरानी थी, लेकिन सरकार को नई कहेंगे, क्योंकि कुछ उस सरकार में नए मंत्री भी आए हैं और कुछ पुराने मंत्रियों को भी रखा गया है। तो एक अच्छी टीम के साथ शुरुआत कर दी गई है मोदी के तीसरे कार्यकाल के लिए। तो आज हम मोदी का नया मंत्रिमंडल पढ़ेंगे कि उन्होंने किस किस मंत्रियों को विश्वास रखते हुए अपने मंत्री में, जो पुराने मंत्री थे उनको रखा है अपने नए मंत्रिमंडल में, और कुछ व्यक्तियों की इंपॉर्टेंस को देखते हुए नए मंत्रियों को भी शामिल किया है। लेकिन उससे चर्चा से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि देखिए, ध्यान रखना, आज 12 जून है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं डेट पर कि डेट पर क्वेश्चन जरूर आते हैं। मैं आपको थोड़ा सा डेट के बारे में एनालिसिस कर दूं, बता दूं, थोड़ा सा आपको डेट के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ध्यान रखना, आज 12 जून है, 12 जून 2024 है। तो कुछ डेट पर ही क्वेश्चन आपको आ जाते हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट। जैसे 12 जून है तो 12 जून 1932 को आपने नाम सुना होगा ई श्रीधरन का नाम जरूर सुना होगा। ई श्रीधरन, इंजीनियर श्रीधरन का नाम जरूर सुना होगा। उनका जन्म 12 जून 1932 में हुआ था, यानी कि आज की डेट 12 जून 1932 में हुआ था, पलक्कड़ में, यानी कि केरल राज्य में। ई श्रीधरन को ही भारत में मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत में मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है ई श्रीधरन को। इन्होंने ही कलकत्ता में चलने वाली पहली मेट्रो रेल
जो कलकत्ता में पहली मेट्रो रेल चली थी 1984 में, उस योजना का डिजाइन बनाया था, उस योजना को कार्यान्वित किया था ई श्रीधर ने, इसलिए इनको भारत का मेट्रो मैन भी कहते हैं। क्वेश्चन आपको आता ही रहता है। और एक जी की तो भारत में सबसे पहले जो मेट्रो रेल चली थी वो कलकत्ता में चली थी, ठीक है, ये ध्यान रख लेना है क्योंकि डेट पर है और मेरी विशेषता होती है कि मैं डेट पर क्वेश्चन जरूर देता हूं और ये क्वेश्चन आपका कई बार आया है कि भारत का मेट्रो मैन किसे कहते हैं, तो श्रीधरन को कहते हैं, ई श्रीधरन को कहते हैं, या इंजीनियर ई श्रीधरन को कहते हैं, इन्हें ही भारत का मेट्रो मैन कहते हैं। दूसरा एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि 12 जून 1964 भी एक डेट इंपॉर्टेंट है और ये डेट है नेल्सन मंडेला के लिए। किसके? नेल्सन मंडेला के लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेल्सन मंडेला को 12 जून 1964 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। आजीवन कारावास नेल्सन मंडेला को 1964 में हुआ था। और आजीवन कारावास एक शब्द आता है, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास एक शब्द आता है। आजीवन कारावास का मतलब होता है कि जीवन के बचे हुए अंतिम दिनों तक व्यक्ति को जेल की सलाखों में रहना पड़ता है, जेल में रहना पड़ता है, उसको आजीवन कारावास कहते हैं। और ध्यान रखना, मिनिमम आजीवन कारावास जो होता है वो मिनिमम न्यूनतम रूप से 14 वर्ष का होता है और अधिकतम रूप से 30 वर्षों का होता है। और लेकिन ये सजा आपकी कम हो सकती है कानून के तहत। कानून के तहत यदि सजा हो सकती है तो आपकी कम हो सकती है न्यूनतम, लेकिन न्यूनतम सजा जो होती है आजीवन कारावास में वो 14 वर्ष की होती है और अधिकतम ये 30 वर्ष तक होती है। 16 वर्ष तक भी ये सजा हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको आ जाते हैं। नेल्सन मंडेला को ध्यान रखना, नेल्सन मंडेला इसलिए इंपॉर्टेंट कि नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न भी दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था 1990 में। 1993 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1993 में, और 1994 में ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी बने थे। तो नेल्सन मंडेला पर ये क्वेश्चन आपको आता है। तो ये मैंने 12 जून से स्टार्टिंग किया है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। जो हमारा मेन टॉपिक है, थोड़ा ये टॉपिक आज बड़ा हो सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट इस रूप से इसको करेंगे। देखिए, मोदी मंत्रिमंडल 2024, मोदी का नया मंत्रिमंडल बन चुका है, नया मंत्रिमंडल बन चुका है, मोदी सरकार का नया मंत्रिमंडल बन चुका है, ठीक है। तो अब यहां पर हमें देखना है थोड़ा सा क्वेश्चन, मोदी जी पर हमें क्वेश्चन देखता है जो देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। देखिए, ये बड़ा अच्छा यहां पर सवाल है कि अभी तक जो देश में हमारे टोटल रूप से 15 प्रधानमंत्री बने हैं, उनमें मोदी जी दूसरे प्रधानमंत्री ऐसे बन गए हैं जो लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बने हैं। उनसे पहले केवल यह रिकॉर्ड भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम था, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने थे और उनके बाद मोदी जी लगातार तीसरे प्रधानमंत्री बने हैं अपने कार्यकाल के लिए। तो मोदी जी ने भी ये रिकॉर्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए बराबर कर लिया है। तो यहां पर कई क्वेश्चन आते हैं कि क्रम से मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने हैं वो भारत के व्यक्ति के रूप में 15वें प्रधानमंत्री है, 15वें प्रधानमंत्री है व्यक्ति के रूप में, और तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। कौन सी बार बने हैं? तीसरी बार। तो ध्यान रखना, मोदी जी का जो शपथ ग्रहण हुआ है, हम एक एक क्वेश्चन पर, चाहे हमें इस टॉपिक को करने में 2 दिन लगे लेकिन हम इसको पूरा एक्सप्लेन करके चलेंगे। ध्यान रखना, मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण किया है। कितनी बार? तीसरी बार शपथ ग्रहण किया है। मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण किया है। तो सबसे पहले जो मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया था अपने पहले चुनाव का, तो वो क्वेश्चन एग्जाम में, परीक्षाओं में बच्चों से पूछा था। तो मोदी जी ने जो पहली बार शपथ ग्रहण किया था वो 26 मई 2014 को किया था। तो मोदी जी ने जो पहला शपथ ग्रहण किया था प्रधानमंत्री के रूप में वो 26 मई 2024 को किया था। दूसरी बार मोदी जी ने जो शपथ ग्रहण किया था वो 28 मई 2019 को किया था। मोदी जी देश के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं 28 मई 2019 को। तो ये मोदी जी का क्रम से दूसरा शपथ ग्रहण समारोह था। तीसरा जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है वो 9 जून 2024 को हुआ है।
9 जून 2024 को 7:23 पर ध्यान रख लेना। मोदी जी का जो तीसरी बार शपथ ग्रहण हुआ है वो 9 जून 2024 को शाम 7:23 पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ है मोदी जी का, ये ध्यान रख लेना। तो इनमें से सबसे पहले जो शपथ ग्रहण किया था 26 मई 2014 को, ये क्वेश्चन आया था। तो मोदी जी के 3 शपथ ग्रहण समारोह हो चुके, ये मैंने आपको डेट टू डेट लिखवा दिया। क्वेश्चन आपको 100% डेफिनेटली मिलेगा यहां से। तो ये हमारा मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह डेटों के बारे में मैंने आपको लिखवा दिया है। अब बात करते हैं जो नया मंत्रिमंडल बना है, किस व्यक्ति को, किस सांसद को नए नए डिपार्टमेंट देकर उनको मंत्रालय डिवाइड किए गए हैं, मंत्रालय आवंटित किए गए हैं। तो यहां से हम अभी बात करते हैं, आगे बढ़ाते हुए टॉपिक को यहां से आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। देखिए, ये जो 2024 में मोदी जी का नया मंत्रिमंडल बना है, यहां पर जो मंत्रिमंडल बना है, तो अभी जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, शपथ ग्रहण समारोह, इसमें टोटल जो है, ये टोटल जो मंत्रियों ने शपथ ली है प्रधानमंत्री सहित, ये 72 मंत्रियों ने शपथ ली है। कितने मंत्रियों ने? 72 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया है प्रधानमंत्री सहित, यानी कि पीएम सहित कितने मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया है? 72 मंत्रियों ने। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछे प्रधानमंत्री के अतिरिक्त पूछता है तो 71 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया है, ध्यान रख लेना। और प्रधानमंत्री को मिला दें तो प्रधानमंत्री सहित 72 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया है 9 जून 2024 को। तो ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। इसमें ध्यान रखना, इन 72 मंत्रियों की यदि बात करें तो इसमें 30 मंत्री जो हैं वो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, 5 मंत्री जो हैं वो स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं 5, और 36 यहां पर राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तो इस तरह से प्रधानमंत्री सहित जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है उसमें टोटल 72 मंत्री हैं, 30 मंत्री इसमें कैबिनेट स्तर के बनाए गए हैं, 5 मंत्री इसमें स्वतंत्र प्रभार रूप से बनाए गए हैं, और 36 मंत्री इसमें राज्य मंत्री के रूप में शामिल किए गए हैं। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री सहित 72 मंत्रियों का ये एक संघ बनता है। अब इस पर हम आगे चर्चा करते हैं, तो यहां देखना है हमें, देखिए जो मंत्री परिषद होती है, थोड़ा टॉपिक को शुरू करते हैं हम। मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रियल, मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद जो होती है, जो अभी मंत्रियों की परिषद बनी है, उसको मंत्री परिषद कहते हैं। और इस मंत्री परिषद में ध्यान रखना, कुल जो मुख्य रूप से यानी कि मूल रूप से मंत्री होते हैं वो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। और ये जो मंत्री परिषद का उल्लेख है ये संविधान के अनुच्छेद 74 में है। 74 में मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होगा। जिसका अध्यक्ष कौन होगा? देश का प्रधानमंत्री। तो ये ध्यान रखना, इस मंत्री परिषद में मूल रूप से जो होते हैं 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। जैसे कैबिनेट स्तर के मंत्री, मैं आपको समझा देता हूं, कैबिनेट स्तर के मंत्री। उसके बाद होते हैं स्वतंत्र प्रभार मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। और तीसरे मंत्री होते हैं यहां पर राज्य मंत्री।
राज्य मंत्री। यहां पर मैं आपको पूरी चर्चा करूंगा। तो इस प्रकार 3 प्रकार के मंत्री होते हैं मंत्री परिषद में, कैबिनेट स्तर के मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और राज्य मंत्री। ध्यान रखना, इनमें जो मंत्री परिषद में सबसे बड़े मंत्री होते हैं वो हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्रियों से छोटे मंत्री होते हैं स्वतंत्र प्रभार मंत्री, और स्वतंत्र प्रभार से भी छोटे मंत्री होते हैं राज्य मंत्री। तो ध्यान रखना, इसमें 30 मंत्रियों को कैबिनेट स्तर का दर्जा दिया गया है, 5 को स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाया गया है और 36 को राज्य मंत्री बनाया गया है। इस प्रकार प्रधानमंत्री सहित कुल 72 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया था। ये क्वेश्चन आपको याद करना है, बिल्कुल क्लियर टू क्लियर करना है। मैंने यहां पर आपको समझा दिया। तो सबसे बड़े मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट स्तर के होते हैं, उनसे छोटे स्वतंत्र प्रभार होते हैं और सबसे छोटे राज्य मंत्री होते हैं। ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ये सीधे के सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं और हमेशा प्रधानमंत्री की कैबिनेट स्तर की मीटिंग में भाग लेते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं स्वतंत्र प्रभार मंत्री। ये मंत्री भी स्वतंत्र रूप से अपने मंत्रालय को संभालते हैं और ये मंत्री भी प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर रिपोर्ट करते हैं। लेकिन ये मंत्री प्रधानमंत्री की कैबिनेट स्तर की कैबिनेट स्तर की मीटिंग में भाग नहीं लेते, लेकिन प्रधानमंत्री को सीधे रिपोर्ट कर सकते हैं। और ध्यान रखना, स्वतंत्र प्रभार मंत्री जो होते हैं कैबिनेट मंत्रियों के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। कैबिनेट मंत्रियों के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं स्वतंत्र प्रभार मंत्री, क्योंकि इनको स्वतंत्र रूप से इनका मंत्रालय आवंटित किया है। अब बात करते हैं राज्य मंत्री की, जो सबसे छोटे मंत्री होते हैं। ये मंत्री कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के प्रति उत्तरदायी होते हैं और इनकी हेल्प के लिए, इनकी सहायता के लिए इनको बनाया जाता है। तो इस तरह से हमने मंत्रियों को यहां पर तीनों प्रकार के मंत्रियों को भी समझ लिया गया है। इन तीनों प्रकार के मंत्रियों को शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो मंत्री परिषद में मंत्रियों की जो नियुक्ति का सवाल आता है, ध्यान रख लेना, यह क्वेश्चन बड़ा समझने का है। मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का सवाल होता है तो मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ध्यान रखना, जैसे क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है, यह प्रधानमंत्री को मनोनीत किया जाता है, यह प्रधानमंत्री को निर्वाचित किया जाता है, तो प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है, ना कि मनोनीत किया जाता है, ना कि निर्वाचित किया जाता है। तो प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर क्या जाता है? नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऐसे ही मंत्री परिषद में मंत्रियों की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन परामर्श किसका लिया जाता है उसमें? तो परामर्श लिया जाता है भारत सरकार का। परामर्श किसका लिया जाता है? भारत सरकार का या प्रधानमंत्री का। फिर क्वेश्चन आता है कि मंत्री परिषद यानी कि कोई भी मंत्री अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो वो त्यागपत्र भी अपना राष्ट्रपति को संबोधित करता है। इस तरह से ये क्वेश्चन हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया है, बिल्कुल क्लियर टू क्लियर समझकर। तो बिल्कुल किस क्वेश्चनों को ध्यान रखना है। अब बात आती है यहां पर, ध्यान रखना, सबसे अधिक जो मंत्री बनाए गए हैं वो उत्तर प्रदेश से बनाए गए, उत्तर प्रदेश राज्य से बनाए गए। सबसे ज्यादा मंत्री उत्तर प्रदेश से, लगभग 11 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, 11 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 11 मंत्री बने हैं। अब बात करते हैं जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण कराई है, तो प्रधानमंत्री के पास निम्न मंत्रालय यहां पर आए हैं। ये बड़ा अच्छे क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहे हैं। यहां क्वेश्चन समझने के कि देश के प्रधानमंत्री के पास कौन कौन से मंत्रालय दिए गए। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री के पास होता है कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत मंत्रालय और पेंशन मंत्रालय। उसके बाद परमाणु ऊर्जा विभाग होता है, अंतरिक्ष विभाग भी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन होता है और अन्य प्रकार के सभी नीतिगत मंत्रालय भी प्रधानमंत्री के अंतर्गत बनाए गए हैं। अब बात करते हैं हम यहां पर कार्मिक मंत्रालय। तो कार्मिक मंत्रालय का मतलब होता है जो कर्मचारी गण होते हैं उनकी नियुक्ति से संबंधित, उनके प्रशिक्षण से संबंधित, उनके वाद विवाद से संबंधित जो भी शिकायतें होती हैं, लोक कल्याण से संबंधित, वो कार्मिक मंत्रालय के अधीन होती हैं। ध्यान रखना। बात करते हैं लोक शिकायत मंत्रालय, यानी कि मैंने अभी बताया था कि कर्मचारियों की कोई शिकायत होती है, कर्मचारी
अधिकारियों की कोई नियुक्ति से संबंधित, ट्रांसफर से संबंधित, लोक विवाद से संबंधित, कल्याणकारी विवाद से संबंधित, तो वो सब इसी के अंतर्गत आता है। बात करते हैं परमाणु ऊर्जा विभाग की, तो ध्यान रखना परमाणु ऊर्जा विभाग की जो स्थापना हुई थी, स्थापना 1954 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है, परमाणु ऊर्जा विभाग का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है, मुंबई। तो परमाणु ऊर्जा विभाग भी सीधे तौर पर जो होता है, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन होता है, प्रधानमंत्री के अधीन होता है ऊर्जा विभाग। तो परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में हुई है, इसका मुख्यालय मुंबई में है और ये विभाग भी सीधे के सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के अंतर्गत रखा जाता है। बात करते हैं हम अंतरिक्ष विभाग की, बात करते हैं हम अंतरिक्ष विभाग की, अंतरिक्ष विभाग, तो ये विभाग भी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के अंतर्गत होता है। इसकी भी स्थापना आपसे पूछता है, इसकी भी स्थापना, तो इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय आपका ये बंगलौर में स्थित है, बंगलुरु में स्थित है। इसका मुख्यालय बंगलुरु में है, कर्नाटक। इसका मुख्यालय आपका बंगलुरु में है, कर्नाटक। और ये विभाग भी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन होता है, प्रधानमंत्री के अधीन होता है। इस तरह से हमने यहां तक क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। तो ये है प्रधानमंत्री के पास अपने मंत्रालय। यहां तक जितना पढ़ा है आपको समझ में आ गया कि जितना आपको समझा रहा उतना करिए। और ये ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए यहां से आप 100% क्वेश्चन लोगे। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा को छोड़िए, किसी भी परीक्षा में, यानी कि चाहे आरपीएफ की परीक्षा हो, चाहे भैया आईएएस की परीक्षा हो, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे सीजीएल की परीक्षा हो, कितनी भी बड़ी परीक्षा हो, यहां से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो आपका काम है इसको रटना और मेरा काम है इसको बताना कि 100% क्वेश्चन आएगा। तो आप इतना काम करके देख लिए। और जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर जो आपको बहकाते रहते हैं, आपको लगता है कि ये तो बहुत बड़ा यूट्यूबर है, भैया मैंने आपको बोल दिया कि उससे ज्यादा आपको जीएस में क्वेश्चन दूंगा। और ये सारे बच्चों को मेरी वीडियो आप वायरल करिए कि सर ने ऐसा बोला था। मैंने देखा है बच्चों को कहते हुए कि उस यूट्यूबर्स ने करंट पढ़ा है, एक क्वेश्चन भी नहीं आया। मुझसे बच्चों ने पूछा, मैंने उनको बोला है कि आप करंट करो और जीएस करो, उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन ना आए तो सीधा बोलना है कि यार ओपी सर ने ऐसा बताया था। मैं जीएस के मामले में चैलेंज कर सकता हूं, जितने भी हैं सबको चैलेंज कर सकता हूं, क्योंकि मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है। कम पढ़ाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा आपको दूंगा, इतना मुझे तजुर्बा भी है। तो हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पढ़ लिया, उनके डिपार्टमेंट को पढ़ लिया, कौन कौन से उनको डिपार्टमेंट, कौन कौन से उनके मंत्रालय। अब बात करते हैं हम आगे राजनाथ सिंह को बात करते हैं, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के एक सीनियर लीडर हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के समय से बीजेपी में कार्य कर रहे हैं और आज महत्वपूर्ण पोस्ट पर बने हुए हैं। मोदी जी के कार्यकाल में, तीसरे कार्यकाल में भी, 2 कार्यकाल में रहे और तीसरे कार्यकाल में जो नई सरकार का गठन हुआ है उसमें भी राजनाथ सिंह को मंत्रालय दिया गया है, जो उनके पास पहला मंत्रालय था। तो राजनाथ सिंह को यहां पर डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया, रक्षा मंत्री बनाया गया है राजनाथ सिंह को, और वो एक लंबे कार्यकाल से सरकार में बने हुए हैं। मैंने बात करें तो 2001 की बात करें तो जब विश्वविद्यालयों में प्रेसिडेंट के चुनाव होते थे तो मैंने राजनाथ सिंह को सबसे पहले मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज में बड़े नजदीक से देखा था। तब इन्होंने जो महाविद्यालय होते थे उनके अध्यक्षों को शपथ ग्रहण समारोह में आए थे और उस समय देश के कृषि मंत्री थे, केंद्रीय कृषि मंत्री। तो लगभग 24 साल हो गए उस समय की बात को अगर देखें तो। राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और केंद्रीय कृषि मंत्री भी रह चुके हैं और अब रक्षा मंत्री भी है। बात करते हैं देश के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। पहले रक्षा मंत्री जीके का क्वेश्चन निकल कर आता है तो बलदेव सिंह फड़गे, बलदेव सिंह फड़गे देश के पहले रक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह फड़गे, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्वतंत्र भारत की पहली सरकार का गठन किया था तो उसमें इनको सबसे पहला रक्षा मंत्री बनाया गया था। किसको? बलदेव सिंह फड़गे को। और वर्तमान की जो मोदी जी सरकार है उसमें राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको आता है। क्वेश्चन आता है कभी कभी
रहेगी, तीनों सेनाओं का संचालन कौन करता है, क्वेश्चन आता है। देखिए वो क्वेश्चन अलग है कि तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है, वो राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है, वो राष्ट्रपति होता है। लेकिन तीनों सेनाओं का संचालन जो करता है वो युद्ध के समय देश का रक्षा मंत्री ही करता है। तो ये क्वेश्चन आपको आता है। बात करते हैं आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हुए अमित शाह। तो अमित शाह जो मोदी जी के पहले 2 कार्यकाल में गृह मंत्री रहे हैं, उनको भी पुनः से दोबारा से वही गृह मंत्रालय दिया गया है और सहकारिता मंत्रालय, 2 मंत्रालय यहां पर दिए गए हैं अमित शाह को। और अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, ध्यान रख लेना, बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है अमित शाह को, जो एक बहुत ही बड़े लीडर है इस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं अमित शाह जी। और इनको गृह मंत्रालय बनाया गया है, गृह मंत्रालय दिया गया और सहकारिता मंत्रालय दिया गया है। बात करते हैं और अच्छी जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, गुजरात गांधीनगर से शायद चुनाव इन्होंने लड़ा है, गांधीनगर से, तो अच्छे वोटों से लगभग 7 लाख वोटों से जीत दर्ज करके आए हैं। बात करते हैं देश के पहले गृह मंत्री की बात करते हैं। देश के पहले गृह मंत्री कौन थे, तो ये था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो चलिए यहां तक हमने क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन को आगे देखते हैं। नितिन गडकरी, देखिए भाई नितिन गडकरी का नाम भी बड़ा फेमस है। नितिन गडकरी के बारे में जैसा सुना है, नितिन गडकरी के काम के बारे में जैसा सुना है, बेदाग काम है और बड़े ही ईमानदार, साउथ से दक्षिण भारत से संबंध रखते हैं, आंध्र प्रदेश राज्य से नितिन गडकरी जी। इन्हें पहले कार्यकाल की तरह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दिया गया है। भाई बात करें रोड की, महामार्गों की, एक्सप्रेसवे की, नेशनल हाईवे की, तो रोड बिल्कुल चमचमाते हैं। इन्होंने कहा है कि मैं यूरोप की तरह रोड को बना दूंगा और ये वाकई में हुआ है। हम जब नेशनल हाईवे पे जाते, जब हम एक्सप्रेस वे पे चढ़ते, तो हमें लगता है कि वाकई में हमारे देश के जो महामार्ग हैं, देश के जो राष्ट्रीय मार्ग हैं, देश के जो एक्सप्रेस वे हैं, वो बड़े ही शानदार रूप से बनाए गए हैं। ये काम किया है बेदाग मंत्री नितिन गडकरी जी ने। तो नितिन गडकरी जी को मैं ये बोलूंगा कि भाई इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, भारत में ऐसी सड़कों का निर्माण किया है, एक्सप्रेस वे लगातार बढ़ रहे हैं। तो नितिन गडकरी जी पर भी कोई भी कार्य करने में कोई भी आरोप आज तक नहीं लगा है। चलिए बात करते हैं हम आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन को कैबिनेट मंत्रियों में जेपी नड्डा जी की। तो जेपी नड्डा जी जो अभी पीछे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो इनको कैबिनेट मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इनको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय दिया गया, यानी 2 मंत्रालय नितिन गडकरी को दिए गए हैं, जो कि अभी बीजेपी के चुनावों में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने हुए थे। बात करते हैं यहां पर, बात करते हैं सबसे पहले पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री, ध्यान रखना, पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? स्वतंत्र भारत में पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा आपको आता है स्वतंत्र भारत में, तो ध्यान रखना, पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री, पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री, तो ध्यान रखना राजकुमारी अमृता कौर, बहुत क्वेश्चन आता है राजकुमारी अमृता कौर। तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री बनी थी, स्वतंत्र भारत में पहली महिला केंद्रीय मंत्री जो बनी थी वो राजकुमारी अमृता कौर बनी थी। देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनने वाली राजकुमारी अमृता कौर थी, जो स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है परीक्षा में। चलिए आगे बात करते हैं हम। देखिए इस बार के 30
30 कैबिनेट मंत्रियों में शिवराज सिंह चौहान को शामिल किया गया है। ध्यान रखना, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जिन्होंने राज्य के लिए बड़ा अच्छा काम किया और एक अच्छे वोटों से जीतकर कैबिनेट में शामिल हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान जो मामा के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने लाडली बहना योजना चलाई थी, जो पिछली बार उत्तर प्रदेश का जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था लाडली बहना योजना किस राज्य में चलाई गई है, तो वो मध्य प्रदेश राज्य में, उसमें शायद पैसे पूछा था कि कितना पैसा उनको दिया जाता है। तो शिवराज सिंह चौहान के समय में भी जब मुख्यमंत्री थे तो लाडली बहना योजना चलाई थी। इनको कैबिनेट मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण मंत्रालय दिया गया है, यानी कि 2 मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान को दिए गए हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पहले ये मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर सिंह के पास था, लेकिन इस बार शिवराज सिंह चौहान को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण मंत्रालय दिया गया है। एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है शिवराज सिंह चौहान को। चलिए आगे बात करें वित्त मंत्री की। ध्यान रखना, निर्मला सीतारमण पर तीसरे कार्यकाल के लिए भरोसा किया गया है और इनको वही मंत्रालय दिया है जो इन पर पहले था, वित्त मंत्रालय। निर्मला सीतारमण को इस समय भी मंत्रालय दिया गया है, वित्त मंत्रालय। और वित्त मंत्रालय मोस्टली मान के चलना देश का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है, जो पूरे हिसाब किताब को, पूरे बजट व्यवस्था को संचालित करता है, कंट्रोल करता है। और इन्हीं को कॉर्पोरेट मामले के संबंधित मंत्रालय भी दिया गया है, यानी कि 2 मंत्रालय निर्मला सीतारमण को दिए गए। ध्यान रखना क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत में, यानी कि स्वतंत्र रूप से वित्त मंत्री बनने वाली पहली महिला है, स्वतंत्र रूप से वित्त मंत्री बनने वाली पहली महिला भारत की निर्मला सीतारमण है। उनसे पहले इंदिरा गांधी जी ने भी ये मंत्री पद संभाला था, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री थी तो उस समय उनके पास था, तो स्वतंत्र रूप से वो नहीं थी। स्वतंत्र रूप से देश की पहली महिला वित्त मंत्री जो बनी है वो निर्मला सीतारमण बनी है। चलिए यहां पर ये क्वेश्चन हमने किया। आगे देखेंगे एस जयशंकर। एस जयशंकर को भी तीसरे कार्यकाल के लिए वही मंत्रालय दिया गया है जो मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में उनको दिया गया था, विदेश मंत्रालय। तो विदेश मंत्रालय एस जयशंकर के पास, ध्यान रखना, एक वरिष्ठ IAS ऑफिसर होते हैं ये लोग, जो देश की समस्याओं को, दूसरे जो भारत की समस्या है, भारत की समस्या को UN में उठाते हैं, यूनाइटेड नेशन में उठाते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाते हैं भारत की, या दूसरों देशों के साथ अपनी बातचीत को रखते हैं, उनकी समस्याओं को रखते हैं और अपने आपसी संबंध को आगे बढ़ाते हैं। तो ये विदेश मंत्री का कार्यकाल होता है, विदेश मंत्री की जिम्मेदारी होती है। तो एस जयशंकर को तीसरे कार्यकाल के लिए विदेश मंत्रालय दिया गया है। बात करते हैं यहां पर आगे बढ़ाते हुए मनोहर लाल खट्टर को। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं और इनको पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। इन्हें ऊर्जा, आवास और शहरी विकास मंत्रालय बनाया गया। इन्हें ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय दिया गया है मनोहर लाल खट्टर को, जो हरियाणा के पूर्व CM भी रह चुके हैं। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बढ़ाते हुए कैबिनेट मंत्रियों में देखते हैं HD कुमार स्वामी। HD कुमार स्वामी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया पहली बार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं और HD देवेगौड़ा जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं उनके ये पुत्र हैं। HD देवेगौड़ा जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं उनके ये पुत्र हैं, या उनके बेटे हैं HD कुमारस्वामी जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। इन्हें भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्रालय दिया गया है। इन्हें भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्रालय दिया गया है। ये याद करें ना, एक मंत्रालय, यानी कि इस मंत्रिमंडल से, इस मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के मंत्रिमंडल जो बनाया गया है मंत्रिपरिषद का, उससे क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। एक बार इसको पढ़ लेना आप। आगे बढ़ाते हुए मंत्रिमंडल को, तो पीयूष गोयल का नाम आता है। देखिए पीयूष गोयल भी एक मोदी जी के बड़े विश्वास पात्र व्यक्ति हैं और इन्हीं पर भरोसा करते हुए लगातार इनको मंत्री बनाया गया है। पहले रेलवे मंत्रालय भी दिया गया था इनको, रेलवे मंत्रालय भी दिया गया था पीयूष गोयल जी को, और अब इनको वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय दिया गया है। पीयूष गोयल जी को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय दिया गया है। तो भरोसा करते हुए अपनी मोस्टली टीम पर मोदी जी ने सबको अपनी अपनी पहली जिम्मेदारी दे दी है। आगे बात करेंगे
धर्मेंद्र प्रधान जी की। धर्मेंद्र प्रधान जी की भी ध्यान रखना, पीछे भी ये केंद्रीय मंत्री बने हुए थे, पेट्रोलियम मंत्री, पेट्रोलियम पदार्थ मंत्री बने हुए थे, और इनको भी इस बार धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय दिया गया, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। यहां पर एक जीके का क्वेश्चन आता है, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन आता है, पहले शिक्षा मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के? तो ध्यान रखना, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ध्यान रखना, 11 नवंबर इनकी जन्म तिथि है। तो 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, मौलाना अबुल कलाम आजाद की जन्म तिथि के लिए। चलिए, क्वेश्चन भी यहां से हमने कंप्लीट कर लिया। आगे देखेंगे, मंत्रिमंडल को बढ़ाते हुए जीतन राम मांझी, जीतन राम मांझी का नाम सुना होगा, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। इन्हें एमएसएमई मंत्रालय दिया गया। एमएसएमई का मतलब होता है सूक्ष्म एवं वृहद उद्योग मंत्रालय, सूक्ष्म एवं वृहद औद्योगिक मंत्रालय, सूक्ष्म एवं वृहद औद्योगिक मंत्रालय दिया गया जीतन राम मांझी को, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, जीतन राम मांझी। आगे हम बात करते हैं, मंत्रिमंडल में एक नया चेहरा बढ़ाया गया है, नई जिम्मेदारी दी गई है राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को एक नई जिम्मेदारी दी गई है। इनको पंचायती राज, मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी उद्योग जैसे मंत्रालय दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट कर लेना, इनको पंचायती राज मंत्रालय भी दिया गया है, इनको मत्स्य पालन मंत्रालय भी दिया गया है, इनको पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भी दिया गया है। जी राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को बड़े ही इंपॉर्टेंट पोस्ट दिए गई, इनको डिपार्टमेंट दिए गए, तो इसको इंपॉर्टेंट करेंगे 100% के लिए। आगे बात करते हैं उसको बढ़ाने के लिए सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल का भी नाम सुना होगा, असम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, असम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनको बंदरगाह यानी कि पोर्ट, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय दिया गया है। इनको बंदरगाह और से संबंधित जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय दिया गया है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये सर्बानंद सोनोवाल का, और ये असम राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। असम में इन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं, असम सरकार के लिए, असम राज्य के लिए बड़ा अच्छा काम किया है सर्बानंद सोनोवाल ने, और एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है केंद्र में इनको। तो मोदी जी की तीसरी टीम के तीसरे कार्यकाल के लिए इनको सेंटर में बुलाया गया है। आगे बात करते हैं हम, आगे बात करें केंद्रीय मंत्री तो वीरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय दिया गया है। इनको भी मंत्रिमंडल में नए रूप से शामिल किया गया है। आगे हम बात करते हैं, आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हुए कैबिनेट मंत्री। तो ध्यान रखना, ये कैबिनेट मंत्री आपको याद रखने हैं, तो जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपको अश्विनी वैष्णव जो पहले भी थे मोदी जी के कार्यकाल में, इनको रेल मंत्रालय दिया गया है, रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दिया गया है। तो इस तरह से इनको भी पहले रूप से शामिल किया गया है। बाकी प्रहलाद जोशी को उपभोक्ता मामले एवं खाद्य जल वितरण नवीनीकरण एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है। ज्वेल उराव को आदिवासी मामलों से संबंधित मंत्रालय दिया गया है। गिरिराज सिंह को शामिल किया गया कपड़ा मंत्री के रूप में। अश्विनी वैष्णव को मैंने अभी बताया था आपको। तो इस तरह से सबको ये मंत्रालय डिवाइड किए गए। आगे केंद्रीय मंत्रियों के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनको दूरसंचार पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय दिया गया है। भूपेंद्र यादव को इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी दी गई है, वन पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय दिया गया है इनको। तो कैबिनेट मंत्री मैंने आपको बताया, तो कैबिनेट मंत्री 30 हैं।
अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये आपको आ जाता है। अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया है, क्वेश्चन में आपको आता रहता है। किरेन रिजिजू, इसको भी इंपॉर्टेंट करना, पहले ये कानून मंत्री थे, इनको संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले का मंत्री बनाया गया है। हरदीप सिंह पुरी पर भी विश्वास करते हुए मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, इनको पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय दिया गया है। मनसुख मांडविया पहले भी थे, इनको श्रम एवं रोजगार खेल मंत्रालय युवा से संबंधित इनको दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपको आते रहते हैं, यहां पर सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करते रहना। और आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हुए यहां पर देखते हैं क्वेश्चन को, तो मनसुख मांडविया श्रम और रोजगार खेल एवं युवा मामले से संबंधित। जी किशन रेड्डी को यहां पर कोयला एवं खनन मंत्रालय दिया गया है। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहली बार शामिल हो रहे, बड़े ही इंपॉर्टेंट रूप से खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय दिए गए। और CR पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय यहां पर दिया गया है। तो इनमें से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली ही आना है, आपको क्वेश्चन को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। देखिए लगता है कि हमें बड़ा है टॉपिक, लेकिन जो हार्ड लगता है, जो हमें हार्ड लगता है कैसे याद करेंगे, एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन उठाता है। ये सोचना है जब आपका दिमाग कि ये यार बड़ा हार्ड है याद करना, तो समझो क्वेश्चन वहीं से आ रहा है, उसी को सबसे ज्यादा सॉलिड तरीके से याद करना है। तो सिंपल तो भाई सभी याद करते हैं, काम हमें वो करने हैं जो हार्ड होते हैं, जो हमें हार्ड लगता है उसी को ज्यादा पढ़ना है, उसी पे ज्यादा मेहनत करनी है। चलिए आगे क्वेश्चन को यहां से बढ़ाते हुए, तो ये केंद्रीय मंत्री यहां पर हो गए। तो मैंने आपको बताया है कि इनको आप याद कर लेना। देखिए हमने कैबिनेट मंत्री पढ़े, कैबिनेट स्तर, तो कैबिनेट स्तर के मंत्री लगभग यहाँ पर 30 हैं, इन्हीं में से जो बड़े मंत्री हैं इनमें से क्वेश्चन आपको आता रहता है। बात रही स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों की, तो स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं आपके 5 स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, 5 यहाँ पर, और आपके जो राज्य मंत्री हैं वो 36 रूप से बनाए गए हैं। तो इनको ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन कैबिनेट स्तर के मंत्री जो है, कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं उनको आपको याद करना ही करना है, उनको छोड़ना नहीं है। तो एक बार यहां पे देख लेना है, ये सब मैंने आपको लिखा है टोटल का टोटल। तो कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट हमने यहां पर पूरी पढ़ ली है, और मंत्रियों से संबंधित क्वेश्चन हमने यहां पढ़ लिए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको सारे के सारे भाई आते हैं, इसको आपको याद करना ही करना है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। तो इस तरह से हमने ये मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद पढ़ा पूरा। तो मैंने पूरे क्वेश्चन भी आपको समझाए हैं, इसको आपको याद करना है किसको कौन सा मंत्रालय दिया गया है। तो कैबिनेट स्तर में से क्वेश्चन आपको जरूर आता है। इस तरह से हमने इन क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया। जो जीके के क्वेश्चन आपको आते वो मैंने आपको बता दिए। तो देखिए मैंने आपको बोला कि मैं जितना पढ़ाता हूं आप बस उतना याद करिए। ये मेरी जिम्मेदारी के क्वेश्चन यूपी पुलिस के लिए मैं आपको दूंगा, कहीं से भी कैसे भी टॉपिक लाऊं मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। जितना आपको मैंने आज इसमें से समझाया उसको आप याद करिए, क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। जो क्वेश्चन आने वाले होते मैंने आपको यहाँ पर बोर्ड पे समझा दिए। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, और उन स्टूडेंट को भी भेजें जो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको देता हूं मटेरियल, जितने अभी मैंने आपको 5 प्रैक्टिस सेट बना के दे दिए हैं, 5 प्रैक्टिस सेट बना के दे दिए हैं, उनको आप कंप्लीट करिए। वो प्रैक्टिस सेट थे, जो क्वेश्चन है उसमें से आते हैं। पुलिस का मुझे पता है कि क्या क्या आता है, आप परेशान मत होइए। करंट मैंने धीरे धीरे भेजना शुरू कर दिया, यहां से डेफिनेटली इसको रटना आएगा। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो बच्चा पढ़ रहा है, जो बच्चा चाहता है कि मैं जीएस में अच्छा स्कोर करूं, वो पढ़े। मैं आपको गाइड करता रहता हूं, मोटिवेट करता रहता हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन आपकी पढ़ने की जिम्मेदारी है। अगर क्वेश्चन नहीं आते तो सीधे मुझे को कमेंट करके, अगर आप और भी कुछ चेंज कराना चाहते हैं तो मुझे कमेंट लिखिए, कमेंट पढ़ूंगा मैं आपके। अगर आपको कुछ और लगता है कि सर ये चीज को और करा के रखिए, वैसे मैं आपको कोई कमी नहीं छोड़ने वाला, लेकिन फिर भी आप मुझे अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। मैं कल मिलूंगा एक अच्छी वीडियो के साथ, और जब तक इसको पढ़ते रहिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।